नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी खुर्रम परवेज़ वाली। खुर्रम परवेज़ पूरी दुनिया में भारत की शान है एक तरह से, क्योंकि वो मानवाधिकारों के मामले में लड़ते हैं और जो लोग गायब हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में वो पूरी दुनिया में उनको बचाने के बारे में, उस तरह से अचानक लोगों के गायब हो जाने के बारे में वो अभियान चला रहे हैं। एक इंटरनेशनल NGO के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया, UAPA लगा दिया गया, यानी कि गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून। एक आदमी है जिससे ये लग रहा है कि वो गैर कानूनी गतिविधि करने वाला, उसको रोकने के लिए एक कानून बना दिया है और उस कानून को ड्रैकोनियन लॉ के तौर पे पहचाना जाता है। ये वही कानून है जिसके तहत 84-85 साल के एक पार्किंसन डिसीज़ से पीड़ित, पार्किंसन डिसीज़ जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एक बीमारी होती है जिसमें आदमी के हाथ पांव इतना कांपते हैं कि वो खुद पे नियंत्रण नहीं रख पाता, कभी कभी वो गिर भी जाता है। और ये एक जो लोगों का नर्वस सिस्टम होता है उसकी बीमारी है। उससे पीड़ित व्यक्ति को वो पानी भी नहीं पी सकता, हाथ हिलता है तो उसको एक स्ट्रॉ डाल दी जाती है। उस व्यक्ति को भी जेल में रखा गया था और ये माना जा रहा था कि वो देश के लिए खतरा है। ये कानून और इस तरह के कानून और ये जो स्थितियां हैं इस देश में किस तरह के हालात पैदा कर रही हैं। दरअसल ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जेल के बाहर न्याय करने की बात होती है। आज इन पे बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि देश का पूरा वातावरण कैसे धीरे धीरे करके लोकतंत्र की स्थिति हमारे कमज़ोर होती जा रही है और लोकतांत्रिक देश के तौर पर हमारी साख को धक्का लग रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कोई दोषी है या नहीं है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, कानून में तय है। कोई एक आदमी अगर आपके घर के सामने चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और आप उसको पकड़ के पीट देते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है कि आप सज़ा दे सकें। सज़ा देने का अधिकार अगर पुलिस वाला भी पीट देता है और प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होती है तो उसकी भी जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। अदालत ही लोगों को सज़ा देती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे मामले बताता हूं जिसमें लोगों को अदालत से बाहर सजा दी जा रही है। 3 कश्मीरी लड़के थे आगरा में। उन लड़कों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान से, जब भारत की टीम हारी थी वो 2020 में, तो पटाखे चलाए थे। उसके बाद से इन छात्रों की जिंदगी नरक हो गई है। उनके खिलाफ लगा दिया गया है। अब जब देशद्रोह का मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया है और कहा है कि वो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम कर रहे थे। स्टूडेंट्स थे, कश्मीर के रहने वाले थे, आगरा में पढ़ाई करते थे। आप गुनाह समझ सकते हैं, उनके 2 गुनाह रहे होंगे। एक तो वो कश्मीर के हैं और दूसरा उनका जो आगरा के किसी भी वकील ने उनका मुकदमा लड़ने से मना कर दिया। ये सबसे बड़ा एक ऐसी व्यवस्था बन गई है। आपने मान लिया वो दोषी है तो आप उसका मुकदमा ही नहीं लड़ेंगे। जब किसी आदमी को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाएगा, जब पूरी की पूरी बार एक आदमी के खिलाफ हो जाएगी तो कैसे न्याय मिलेगा। और आप उसको जो सज़ा देंगे उस सज़ा को सज़ा के तौर पर कोई भी न्याय समर्थक व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन लड़कों को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा है और वहाँ पे इन्होंने जमानत की अर्जी लगाई और ये भी कहा है कि साहब वहाँ से हमको कहीं और ट्रांसफ़र कर दो, कम से कम कोई हमारा मुकदमा लड़ने वाला तो हो। दोषी हो, निर्दोष हो, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी को मुकदमा भी नहीं लड़ने देंगे तो कैसे काम चलेगा। मुनव्वर फारूकी का मामला ले लीजिए। वो व्यक्ति विशुद्ध कॉमेडी करता है, ना तो उसका कोई राजनीतिक मकसद है, ना उसकी कॉमेडी राजनीति केंद्रित होती है, बस कुछ हंसने हंसाने के लिए बोलता रहता है। उस बीच में उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई। यहाँ लोगों की, मैंने आपको बार बार कहा, इंडिविजुअल के नाम आपकी आज़ादी को प्रभावित करने का सबसे बड़ा हथियार हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और जो सरकार के पास है वो यही है। इसको लोगों के नाम पे कर दिया जाता है। लोगों को नुकसान होगा इसलिए आपको पकड़ लिया हमने, लोगों को नुकसान होगा इसलिए आपकी आज़ादी को लोगों को रोका जाता है। अब मुनव्वर फारूकी वहाँ पे कर्नाटक में बेचारा शो करने जा रहा था। बहुत दिनों बाद उसको शो करने का मौका मिला था क्योंकि उसको भी जेल में डाल दिया था।
वो वहाँ से निकल के शो करने जा रहा था, बोला कि नहीं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची, यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा सकता है, ये बहुत विवादास्पद पर्सनैलिटी है, तुम शो नहीं कर सकते। उसने एक ट्वीट लिखा और कहा भैया माफ़ करो, हो गया, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगी कॉमेडी, दी एंड। इस तरह के केसेस। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि वो एक अश्विनी उपाध्याय हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में होते थे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उन्होंने किस तरह के नारे लगाए थे संसद के सामने जाके, ये सब जानते हैं। और उन नारों के बाद में उनको 24 घंटे में जमानत मिल गई थी, ये भी सब जानते हैं। मुनव्वर फारूकी को कितना जेल में रहना पड़ा था, ये भी हम सब जानते हैं। और ये लड़के जो हैं, जो परेशान हैं क्योंकि उनका कोई मुकदमा भी नहीं लड़ रहा है, ये भी आपके सामने है। दिल्ली में पत्रकारों को संसद में घुसने से रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में पत्रकार ऐसे हैं जिनको रोक दिया गया है, कह दिया गया है बस इतने ही पत्रकार आइए, बाकी बाहर से रिपोर्टिंग करिए। अब जो लोग बाहर हैं उनका आरोप है कि भाई पक्षपात है, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था। ऐसे पत्रकार थे जिनके कारण सबको आवाज़ मिलती थी। गोदी मीडिया तो वही दिखाता है, वो तो सरकार खुद ही घर से कह देगी तो पत्रकार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको आज वो लोग वहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर वो लोग जुलूस निकाल रहे हैं क्योंकि उनको रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है संसद में। आप सोचिए, जो संसद में अगर पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। बड़ी संख्या में पत्रकार, प्रेस क्लब में उन्होंने बैठक बुलाई, देश के लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार, सारे बड़े नाम वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। अब देखो सरकार क्या करती है। संसद में हंगामा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हंगामा होने के नाम पे देखिए लोगों को, कुछ लोगों को निलंबित कर दिया गया पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पत्रकारों के घुसने पे क्यों रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी पता है आपको? क्योंकि पहले टर्म में जब वो जा रहे थे तो कुछ पत्रकार वहाँ घुस गए अंदर, उन्होंने देखा कि कुछ कागज़ नष्ट किए जा रहे हैं सरकार जाने के बाद में, और जल्दी से जल्दी अधिकारी उनको जला जुलू के ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि नई सरकार आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि इन कागज़ों के आधार पर कुछ खेल कर दे। उसके बाद से जब अगली बार मुख्यमंत्री वाले अरविंद केजरीवाल थी, उन्होंने लोगों को घुसने पर ही रोक लगा दी। तो अगर पत्रकार नहीं घुसेगा, अलग अलग दफ्तरों में नहीं जाएगा और वहाँ से खबरें निकाल के नहीं लाएगा तो कैसे काम चलेगा। उनको निंदक नियरे राखिया आंगन कुटी छवाए की तरह दिल्ली सचिवालय में घुसते ही हैं। गार्ड रूम के ठीक बगल में जहाँ गार्ड तलाशी लेता है, एक बड़ा सा हॉल दे दिया, यहीं बैठो, यहीं से रिपोर्टिंग करो। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे देश के लोकतंत्र की हालत बता रही हैं। ये बता रही हैं कि किस तरह से हमारा लोकतंत्र चल रहा है और वो कहाँ जा रहा है, उसको कहाँ ले जाया जा रहा है। और इसके कारण ये हुआ है कि हमारी बड़ी सारी जिसको कहते हैं देश की जो साख है, मैंने कहा थुक्का फजियत होनी शुरू हो गई है। हालत ये है कि एक संस्था है वी डैम, फ्रीडम हाउस दूसरी संस्था है। इन दोनों संस्था ने भारत में लोकतंत्र की गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। फ्रीडम हाउस ने भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र माना है, वहीं बीडम ने चुनावी एक तंत्र करा दिया है, यानी मोनार्की, इलेक्टेड मोनार्की, चुनावी एक तंत्र, यानी एक तरह का ये राजतंत्र है लेकिन ये इलेक्टेड लोग इसमें आते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDEA ने इस खास मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया और कहा कि इसके परिणाम बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अश्विनी उपाध्याय किसी भी तरह के नारे लगा के 24 घंटे में रिहा हो सकते हैं। स्टेन स्वामी जैसे आदमी, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी 84 साल की उम्र है, जो आदमी पानी पीने के लिए स्ट्रॉ उसको अगर चाहिए होती है तो उसको कोर्ट से लेना पड़ता है, और स्टेन स्वामी को आप जो है उसकी इतनी बुरी हालत में भी आप उसको रखे रहते हैं और कहते हैं कि ये आदमी देश के लिए खतरा हो सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इस तरह के कानून। और मैं आपको बता दूं, स्टेन स्वामी के मामले में सीधे संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। भारत की लोकतांत्रिक छवि पर इससे बहुत बुरा असर पड़ा है। और भी कठिन शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। ये सारी जब गतिविधियाँ होती हैं तो इसको इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कवर करता है। सवाल इस बात का है कि कोई भी चीज़ है उसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है। अगर इस देश में संविधान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, प्रक्रिया बनाई हुई है कि वही एक चौथा खंभा है लोकतंत्र का, मीडिया, वो रिपोर्टिंग करेगा, आप उसको संसद में ना घुसने दें। कई साल पहले से मोदी जी ने आते ही सरकार में ये कह दिया कि पत्रकारों को अब वो विदेश यात्राओं पे या दूसरी यात्राओं पे अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं। और ये जो कायराना हरकत थी कि भाई अगर आपके आसपास पत्रकार रहेंगे तो आपकी चीज़ों को नोटिस करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, इसलिए पत्रकारों को हटा दो, जैसे संसद से हटा दो। और उस हरकत को सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रचारित किया गया कि पत्रकार वहाँ पे जाते हैं, होटलों में ठहरते हैं, विस्की पीते हैं
और अब मोदी जी ने उनका ये मौज बंद कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि कोई भी पत्रकार अगर वहाँ जाता है तो आज अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो उसको उसकी संस्था, उसकी कंपनी पैसा देगी और वो वहाँ जाके रिपोर्टिंग करेगा। आपने देखा होगा जितने भी मोदी जी के इवेंट हैं चैनल्स पे कवर हुए हैं, लेकिन बस यही है कि जो धनवान चैनल थे जिनको सरकार काबू कर सकती थी उनकी विदेश यात्रा चल रही हैं। जो चैनल धनवान नहीं थे, जिनके रिपोर्टर सरकार के गोदी में नहीं होते हैं, जो खुल के रिपोर्टिंग करते थे, उनको घर बिठा दिया गया। होटलों में ठहरना, और वहाँ जाके आप कहाँ ठहराओगे, फुटपाथ पे लिटाओगे, साथ लेके जा रहे हो तो वो जाएंगे। तो पत्रकारों की मौज ख़त्म कर दी गई है। किस पत्रकार की मौज ख़त्म कर? कोई पत्रकार जेब से टिकट लेके तो जाता नहीं है जो उसकी मौज ख़त्म हो गई है। पत्रकार को कवरेज के लिए जो है वो पैसे तो संस्थान देता है। ये सारी चीज़ें कुल मिला के चल रही हैं और इसके कारण बड़ी ख़राब स्थिति बन रही है। आप सिर्फ इसकी बात नहीं है, ह्यूमन राइट्स का मामला आप देख लीजिए। कश्मीर की बात मैं नहीं करूँगा, चलो मान लिया देशभक्ति और सबसे जुड़ा हुआ मामला हो जाता, लोग कहेंगे आप गद्दार हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एप्पल का एक आदमी है जो एप्पल का हेड है, जो बड़ा अधिकारी है, वाइस प्रेसिडेंट है, एप्पल के आईफोन के लॉन्च से लौट रहा है, पुलिस गोली मार देती है उसको, उसकी मौत हो जाती है। 2-3 व्यापारी हैं, गुप्ता जी वहाँ गए हुए थे, गोरखपुर में ठहरे हुए थे एक होटल में, पुलिस वाले उठा के ले गए, मर गए पूछताछ के दौरान। तरह की कहानियाँ बनाई जा रही हैं, लीपापोती हो रही है। ये तो चलो ठीक है, पुलिस इस तरह से कर रही है, समझ में आता है। विवेक तिवारी वाला तो सीधा सीधा मामला है, सीधी कितनी फर्जी मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में हुई है बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस उस पर सवाल उठाते रहे, और ये जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये सब इंटरनेशनल मीडिया में कवर हुई है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में, इंटरनेशनल में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, न्यूयॉर्क टाइम्स में कवर हुई हैं। यूएन खुद ट्वीट कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र। ये छोटे मामले नहीं हैं आपको, और स्कूल मिला के ये धीरे धीरे करके, जैसे मैंने आपको 2-4 मामले बताए, भारत की जो लोकतांत्रिक साख है वो कम होती जा रही है और इसका नतीजा बड़ा बुरा हो गया। आप सोचिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस फेडरल स्ट्रक्चर वाले देश में कह रहा है कि अब जो है या तो आप सुधर जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। ये क्या तरीका है? ऑपरेशन लंगड़ा हमने देखा है। कुल मिला के ये जो स्थितियाँ हैं सारी की सारी वो ये हैं कि हमको ये बताती हैं कि हम अब तो एक चीज़ और चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली में बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों पे लाखों सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। अब उस पर समझदार लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें आपने फेशियल रिकॉग्निशन आईडी लगा दी है। हांगकांग में जो आंदोलन चल रहा है उससे जोड़ के लोग देख रहे हैं कि भारत में भी कभी लोकतंत्र के लिए संकट खड़ा हुआ, लोगों ने संघर्ष किया, तो उनको तो सड़क पे चलते आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर मान लीजिए मैं कुछ नारे लगाता हूँ या कोई प्रोग्राम बनाता हूँ उनके खिलाफ, उनकी अलोकतांत्रिक गतिविधियों के खिलाफ, या मानवाधिकारों के लिए या लोकतंत्र के समर्थन में अगर कोई लोग कुछ कर रहे हैं, कोई तानाशाह है, तो मैं जहाँ से भी गुजर रहा हूँ वो चेहरे से पहचान के इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि ये आदमी पंजाबी बाग से गुजर रहा है इस वक्त, इस चौराहे पे पकड़ लो, क्योंकि चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी बिछा दिया आपने। आपके सामने डोभाल साहब जो हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो आईपीएस अधिकारियों को नया बैच है उसको कह रहे हैं कि खतरा जनता के साथ भी हो सकता है। युद्ध जो है आजकल परंपरागत तरीके से नहीं लड़े जाते हैं, अब नए नए युद्ध लड़ने के तरीके आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं और उन पूरी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं सोचने का बनता है। एक और वीडियो मैंने आज बनाया है, वो कोविड को लेकर है। डॉक्टर संजय रॉय ने बहुत हार्ड हिटिंग और सीधे सीधे खुलासे किए हैं, मुंह खोल कर बोले हैं, दिल से बोले हैं। ज़रूर उसको देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है इसको तो शेयर करें। ये वीडियो देश के प्रति, देश की स्थितियों के प्रति सोचने को विवश करता है, हमारे लोकतंत्र की स्थिति के बारे में बताता है। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं या हमको आप सहयोग राशि देना चाहते हैं तो मैं एक नीचे स्क्रॉल पे लगा रहा हूँ बार कोड, उससे भी स्कैन कर सकते हैं, और यूपीआई आईडी भी है डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।